नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्री की बोर्ड ऑफ मीटिंग में दूसरी ओर हर्षवर्धन के गायब हुए तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका था और देश की इकोनॉमी के साथ साथ रावत इंडस्ट्री में भी उथल पुथल मच चुकी थी। हर कोई कंपनी की अंदरूनी हलचल से प्रभावित हो रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन के सौतेली चाचा जयेश रावत ने कंपनी में बढ़ोतरी हासिल कर ली थी। हर कोई बस उसका ही साथ दे रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से हर्षवर्धन मर चुका था और रावत खानदान में अब सिर्फ ही अकेले मर्द बच्चे थे। भले ही वह सौतेले थे, लेकिन उसके अंदर भी रावत खानदान का खून दौड़ता था और आगे चलकर भी उसी के बच्चों को रावत इंडस्ट्री मिलने वाली थी। अब वह मीनल देवी की अध्यक्ष पोस्ट से भी नहीं डर रहे थे। उन्हें बस अपना प्रॉफिट नजर आ रहा था, इसीलिए वह बेधड़क मीनल देवी के खिलाफ जा रहे थे और इस बारे में मीनल देवी को पहले ही पता चल चुका था। ऊपर से हर्षवर्धन की मौत की खबर से वह अंदर से टूट चुकी थी और जयेश और उसके परिवार का पिछला बिहेव देखकर वह समझ चुकी थी कि उसने आस्तीन का सांप पाला था। पहले ही वह अपने परिवार की वैल्यू को ज्यादा महत्व दे दी थी। उसे लग रहा था कि जयेश रावत कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन पिछली बार उसके कहे हुए हर लफ्ज को वह अपने दिल में बिठा चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि जयेश रावत विश्वास के पात्र नहीं था और अब उसे दिन ही दिन अफसोस हो रहा था और वह यही सब कुछ सोचते हुए काफी बीमार भी हो चुकी थी और काफी डॉक्टर उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ मानसिक दबाव की वजह से हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर भी जवाब दे रहे थे। और दूसरी ओर जयेश रावत को तो ये सोने पर सुहागा लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अब तो बिना कुछ कहे रावत खानदान उसके हाथों में आने वाला था। वह तो पार्टी अभी करने लगा था और खुद को रावत खानदान का मालिक ही समझ चुका था। इसीलिए बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी वह जाकर सीधे ही अध्यक्ष की चेयर पर बैठ गया, क्योंकि उसके हिसाब से मीनल देवी नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो काफी बीमार और हर्षवर्धन की मौत से दुखी थी। लेकिन मीनल देवी एक आत्मनिर्भर महिला थी। कई साल उसने रावत इंडस्ट्री को खुद अपने हाथों में संभाला था, तो भला वो इस तरह से हार कैसे मान सकती थी। वह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आ गई, लेकिन जयेश रावत को अपनी चेयर पर बैठा हुआ देखकर वह कड़क आवाज में बोली, लगता है जयेश रावत को मेरी चेयर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। जो वह बिना कुछ सोचे समझे वहां पर बैठ गया। दूसरी ओर जयेश रावत को यकीन नहीं हो रहा था कि मीनल देवी इतनी गंभीर हालत में भी कंपनी आएगी और सबके सामने अपनी इंसल्ट सुनकर उसकी भी गुस्से से मुठिया कस गई। लेकिन वह ऐसे ही विरोध कर नहीं सकता था और ना ही मिलन देवी को कुछ कह सकता था, इसीलिए वह माफी मांगते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, वो तो मुझे लगा आप नहीं आएंगे, आपकी तबीयत खराब है इसीलिए मैंने सोचा। तभी मिलन देवी उसकी बात काटते हुए बोली, तुमने सोचा कि क्यों ना पूरी कंपनी को ही हड़प लिया जाए, यहाँ तक कि अध्यक्ष की कुर्सी भी। ये सुनकर जयेश रावत तो दिल ही दिल तो हामी भरना चाहता था, लेकिन नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मॉम, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वह आपकी जगह है। और वह खड़ा होकर सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी भी खुशी थी। वह सच में अध्यक्ष बनना चाहता था और पूरी कंपनी को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, ताकि कोई भी उसके खिलाफ चाल चलने की हिम्मत न करे और उसके इतने सालों की मेहनत सफल हो जाए। मीटिंग शुरू हुई और इस बार मीटिंग फाइनल स्टेज पर थी। ज्यादातर लोग मीनल देवी के खिलाफ जा चुके थे और हर कोई जयेश रावत को ही कंपनी की बागडोर संभालने के बारे में कह रहा था। यहाँ तक कि ज्यादातर शेयरहोल्डर ये भी कह रहे थे कि हर्षवर्धन के शेयर सौंप दिए जाए। आखिरकार अब वही अकेला उत्तराधिकारी बचा था। जयेश रावत के अलावा कंपनी में कोई नहीं था जो इस पोस्ट को संभाले। सब कुछ उसी को ही तो मिलने वाला था, तो वह बाद में मिले या फिर अभी मिले, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग उसी के साइड थे, लेकिन मीनल देवी यह नहीं चाहती थी। वह दबंग आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, ये जगह हर्षवर्धन की थी और मैं उसके शहर किसी को नहीं लेने दूंगी। लेकिन उनकी बीमार हालत और उनकी उम्र को देखकर कोई भी उनके साथ नहीं देने वाला था। मीनल देवी सभी को देखकर गंभीर आवाज में बोली, क्या तुम लोग सच में विद्रोह करना चाहते हो और मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? इतने साल मैंने इस कंपनी को दिए और तुम यहाँ तक आने के बाद मुझसे गद्दारी कर रहे हो। तभी एक और शेयर होल्डर गंभीर आवाज में बोला, अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि हम आपकी उपेक्षा कर रहे हैं या फिर आपके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है
ऊपर से आप काफी बीमार भी है और आपके बाद कंपनी मिस्टर जयेश रावत को ही मिलने वाली है। और अगर अभी हम उसके खिलाफ गए तो आगे हमें इस कंपनी में टिकना मुश्किल हो सकता है। आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी आप रिटायर हो चुकी है। अच्छा होगा कि आप इस कंपनी को जयेश रावत को सौंप दे। उसकी बात सुनकर मीनल देवी को और गुस्सा आया। उसे सच में आज तक इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई थी। जब वह कंपनी संभालती थी तब भी उनके लिए इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आई थी, लेकिन वह ये बात नहीं जानती थी कि जब वह कंपनी चलाती थी तब भी उनका पोता ही सारी चीज मैनेज करता था, क्योंकि हर्षवर्धन बचपन से ही बहुत अच्छी बिजनेस स्किल रखता था। भले ही लोगों को यह नजर आता था कि मीनल देवी ही कंपनी के सारे कारोबार देख रही है और अपनी बहू और बेटे को खोने के बाद भी कोई इतने स्ट्रांगली खड़ा रह सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि पीछे से हर्षवर्धन तब भी सब कुछ मैनेज करता था। तब भी हर्षवर्धन छुपकर काम करता था और मीनल देवी को सपोर्ट करता था। इसलिए तो मीनल देवी अपनी कंपनी को इतनी जल्दी संभाल पाई थी, वरना जैसा उनका बिहेवियर था और उनकी सोच थी, कंपनी कब की बंद हो जाती, क्योंकि उनके हिसाब से परिवार खानदान सबसे पहले आता था। अगर वह किसी को नापसंद करती थी तो वह उस इंसान को अपने दिल से उतार देती थी, फिर वह चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले या फिर कुछ भी क्यों न कर ले, वह हमेशा ही मिलान देवी की नज़रों में गलत ही रहेगा। और अगर वह किसी को पसंद करती थी तो वह इंसान किसी का मर्डर ही क्यों न कर दे, उनके हिसाब से वह सही होता था। उनकी यही सोच बिजनेस के लिए सही नहीं थी। बाकी उनके अंदर थोड़ी बहुत बिजनेस स्किल भी थी और थोड़ा बहुत रुतबा भी था, लेकिन वह सब कुछ मिलकर भी इतने बड़े अंपायर को संभालने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आज वह काफ़ी मायूस थी कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तभी जयेश रावत खड़ा हुआ और घमंड भरी आवाज में बोला, ठीक है तो फैसला हो चुका, अब से इस कंपनी का सीईओ में रहूंगा। और जहां तक मुझे लगता है मेरी माँ पहले ही काफ़ी बीमार है और वह हर बार कंपनी नहीं आ सकती, तो अध्यक्ष की पोस्ट भी मैं ही संभाल लूंगा और बहुत जल्द ऑफिशियली अध्यक्ष की पोस्ट मुझे मिल जाएगी और उनके शेयर्स भी, और उसके बाद हमें कंपनी के डिसीजन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वही यह सुनकर ज़्यादातर शेयर होल्डर खुश थे, क्योंकि उनके हिसाब से अब रावत इंडस्ट्रीज का फ्यूचर जयेश रावत था। क्योंकि हर्षवर्धन जिंदा नहीं था, पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिली थी, इसीलिए तो हर कोई उसे मरा हुआ मान चुका था और कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। और हर्षवर्धन के समर्थक भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। पीछे से सारी चीज़ संभालने के लिए वह लोग अब थक चुके थे। उन्हें भी हर्षवर्धन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन कमरे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह नहीं चाहते थे कि जयेश रावत के हाथों में ये कंपनी जाए, क्योंकि वह अभी भी हर्षवर्धन को ही कंपनी के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट समझते थे। उससे भी ज़्यादा उसके हिसाब से जयेश रावत में कोई काबिलियत नहीं थी जो इतने बड़े अंपायर को संभाल सके, लेकिन वह विद्रोह करने के हालत में नहीं थे, इसलिए वह खामोश बैठे रहे। वही जयेश रावत तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो चुकी थी। अब रावत इंडस्ट्रीज उसकी मुट्ठी में थी। अब वह जो चाहे वह यहाँ कर सकता था। अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और हर्षवर्धन की पावर उसके पास थी। जो वह चाहे वह कर सकता था, कोई उसके ऊपर नहीं था। तभी रावत इंडस्ट्री के बाहर कई सारी गाड़ियाँ कर रुकी। वो सभी महंगी कारें थी। कौन है इस कार में? क्या हर्षवर्धन वापस आ गया अपनी कंपनी बचाने? और क्या मीनल देवी इन सब से कोई सबक सीखेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।